सुंदरपुर एक छोटा सा गांव। सुबह का वक्त, हल्की ठंड, खेतों पर ओस की बूंदें और दूर से मुर्गे की बांग। सुंदरपुर गांव बाहर से जितना शांत लगता था, अंदर से उतना ही दबा हुआ था। इस गांव के खेतों में मेहनत होती थी, पर खुशी कम ही उगती थी। यहाँ के किसान दिन रात मिट्टी में पसीना बहाते थे, लेकिन फसल का स्वाद उनके नसीब में कम ही आता था। इस गांव पर राज करता था एक आदमी, नाम है सेठ महेश लाल। जमीनें उसकी, गोदाम उसके और मजदूरी गांव वालों की। सेठ महेश लाल अपने बड़े से हवेली जैसे घर के आंगन में झूले पर बैठा था। गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठी और चेहरे पर हमेशा चिपका हुआ घमंड। उसके सामने खड़ा था उसका चमचा भोलू। भोलू देख रहा है ना ये गांव वाले को? लोग यहाँ हल चला चला के बुढ़े हो जाते हैं। सेठ जी, आप जैसे दिमाग वाले आदमी पूरे जिला में नहीं है। किसान खुद ही अपना जाल बुनता है और उसमें खुद ही फंस जाते हैं। गांव वाले लोगों को लगता है जमीन पर काम करना सबसे बड़ा काम है। भोलू, गांव वालों को अभी तक मेरा असली खेल तो पता ही नहीं, जो मैं शर्तों के साथ खेलता हूँ। इसी गांव में रहता था राघव। उम्र लगभग 50 साल, चेहरा सूरज में जला हुआ, हाथ कठोर और आंखों में थकान। राघव के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। हर साल किसी न किसी से जमीन लेके खेती करता और हर साल कुछ न कुछ हार जाता। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसका बेटा था, अमन। अमन शहर में पढ़ाई कर रहा था। एक शाम राघव अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठा था। भगवान, कब तक दूसरों के लिए अनाज उगाता रहूंगा? कब मेरी फसल होगी? सुबह का वक्त हो चुका था। आज कुछ अलग होने वाला था। राघव ने हिम्मत जोड़ी और सेठ महेश लाल के घर पहुंच गया। बोलो राघव, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या इस साल भी जमीन चाहिए? हाँ सेठ जी, इस साल थोड़ा संभाल कर खेती करना चाहता हूँ। अंत में सेठ महेश लाल के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। जमीन मिल जाएगी, पर शर्त मेरी होगी। जो भी शर्त हो सेठ जी, बस मेहनत बेकार न जाए। इसी बीच सेठ महेश लाल अपनी शर्त रखता है और राघव के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है। फसल का आधा हिस्सा मेरा, आधा तुम्हारा। पहले राघव को थोड़ी राहत मिली, पर सेठ की बात आगे बढ़ते ही उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा कुछ बुरा होने वाला है। सेठ ने अपनी शर्त सुनाई। लेकिन याद रखना, मैं अच्छा हिस्सा चुनूंगा। राघव चुप रहा। हाँ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। राघव ने पूरे साल खेतों में जान लगा दी। कभी तेज धूप में जलता रहा, कभी बारिश में भीगता रहा, कभी भूखे पेट का दर्द सहा, तो कभी थके हुए शरीर के साथ भी काम करता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेहनत रंग लाएगी। बस थोड़ी और हिम्मत, इस बार फसल अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई, हरी भरी, घनी और देखने में लाजवाब। गांव में चर्चा फैल गई। राघव, तेरी फसल तो काफी अच्छी हुई है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सेठ महेश लाल के कान तक पहुंची। शाम का वक्त हो चुका था। राघव अपने खेतों को देख रहा था, पर उसे नहीं पता था कि अगले दिन कुछ बुरा होने वाला है। सुबह का वक्त हो चुका था और अरविंद अपनी खेतों में काम कर रहा था। इसी दौरान सेठ महेश लाल वहां आ पहुंचा और उसके साथ 2 ताकतवर पहलवान भी थे। राघव, खेती तो काफी अच्छी हुई है। जमीन का असर लगता है, मेहनत भी लगती है सेठ जी। अरविंद के बोलते ही सेठ महेश लाल और पहलवान हंसने लगे। मेहनत तो बेल भी करता है, पर माल तो मालिक ही ले जाता है। सेठ ने अपने आदमियों से कहा। अच्छी फसल गोदाम में रखवा देना, बच्ची कुची राघव के लिए छोड़ दो। ये सुनकर राघव कुछ बोल नहीं पाया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ दिन बाद जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक नई उम्मीद, नई रोशनी और बेहतर कल के वादे के साथ। गांव के बस स्टॉप पर एक नौजवान उतरा। सिंपल कपड़े, आंखों में सवाल, चेहरे पर तेज। ये था गोपाल। अमन अपने घर की ओर चल पड़ा और उसने देखा कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, पर खुश नहीं थे। गोपाल को देखते ही राघव खुश हो गया, जैसे उसे एक ही पल में पूरी दुनिया मिल गई हो। फिर बाऊजी से पूछता है, बाऊजी, गांव के चेहरे इतने उदास क्यों है? गोपाल के पूछते ही राघव चुप हो गया। गोपाल सब समझ गया और तुरंत बोल पड़ा। सेठ महेश लाल,
राघव ने अपना सर हाँ में हिला दिया। बाबूजी, अब ये खेल खत्म होगा। राघव चौंक गया और बोला, बेटा, ये सेठ लोग शातिर होते हैं, इसलिए तो उनका खेल उन्हीं के विधि से खेलेंगे। सुबह का सूरज सुंदरपुर के खेतों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन गांव वालों के दिल में अब भी डर बसा हुआ था। राघव अपने घर के बाहर बैठा था। गोपाल पास ही खड़ा खेतों की तरफ देख रहा था। बेटा, जो आग तूने अपनी आंखों में जला रखी है ना, कहीं वो तुझे जला ना दे। आग तभी जलती है जब हम डरते हैं। अब हम डर से नहीं, दिमाग से चलेंगे। दोपहर का वक्त हो चुका था और गोपाल सेठ महेश लाल की हवेली पर पहुंच गया। भोलू गेट पर खड़ा था। अरे, तू राघव का लड़का है ना? क्या काम है यहाँ? काम खेती का ही है, सेठ जी से मिलना है। पढ़ लिख के शहर गया, अब हल चलाने का शौक चढ़ गया। भोलू गोपाल को हवेली में ले गया। सेठ महेश लाल झूले पर बैठा था। उसके पीछे भोलू खड़ा था और सामने गोपाल खड़ा था। तू राघव का बेटा है ना? हाँ सेठ जी, मैं राघव का बेटा हूँ। ओ, तो तू ही है जो पढ़ लिखने शहर गया था। बोलो क्या चाहिए? इस साल खेती में करूंगा, आपकी जमीन चाहिए। खेती किताबों से नहीं सीखी जाती। ये मिट्टी सिर्फ उन्हीं को पहचानती है जो इसी में पैदा हुए होते हैं। मैं इसी मिट्टी का बेटा हूँ सेठ जी, बस शहर जाकर पढ़ना लिखना सीखने गया था। ये सुनकर सेठ महेश लाल हंस पड़ा। अच्छा, तो शर्त सुनो। इस बार जो फसल होगी ना, उसका ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। सेठ जी, इस बार पक्का सारा माल अपना ही होगा। मुझे शर्त मंजूर है। ये कहकर गोपाल हवेली से निकल गया और घर की ओर चल पड़ा। गांव में बात आग की तरह फैल गई। लोग घबरा गए। राघव के बेटे ने ये क्या कर दिया? कैसी शर्त मान ली? ऊपर का हिस्सा सेठ का, तो समझो फसल हाथ से गई। राघव का लड़का भी बर्बाद हो जाएगा। शाम हो गई थी, पर गोपाल अब तक घर नहीं पहुंचा था। राघव घर के बाहर आंगन में चारपाई पर परेशान बैठा था, क्योंकि शर्त वाली बात उस तक भी पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद गोपाल घर आ गया। बेटा, तू जानता भी है तू क्या कर रहा है? बाबूजी, फैसला फसल करेगी। सुबह का वक्त हो चुका था। गोपाल आज जल्दी उठ गया था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक और जोश था। उसने बाबूजी से अलविदा लिया और खेत की तरफ चल पड़ा। गोपाल अपने घर से निकलकर खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके शरीर में कुछ अलग ही तेज था, मानो हर जंग जीत जाएगा। गोपाल खेतों में पहुंच गया और उसने आते ही खेतों में हल चलाना शुरू किया और साथ ही ऊंची मेड़ और मजबूत रास्ता बनाना भी शुरू कर दिया, ताकि पानी ठहर सके और फसल सुरक्षित रहे। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद वो शांति से अपने खेत को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी, पर उसे पता था कि अभी काम पूरा नहीं हुआ। गोपाल घर पहुंच गया था। राघव के साथ खाना खाते हुए उसके चेहरे पर मेहनत के बाद की खुशी साफ दिख रही थी। अगले दिन गोपाल सुबह से खेत में जाकर आलू के बीज बोने लगा। शाम तक काम करता रहा और उसके बाद उसने खेत में पानी भी दे दिया। कुछ महीने बाद खेत तैयार हो गया था। आलू मिट्टी के नीचे छुपे हुए थे और ऊपर सिर्फ हरी पत्तियां। उसी दिन भोलू को पता चला कि गोपाल का खेत तैयार हो गया है और वो तुरंत सेठ जी की हवेली पहुंचा। सेठ जी, गोपाल का खेत तैयार हो गया है। सुना है उसकी खेती काफी अच्छी हुई है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो खेत की तरफ चलते हैं। शर्त याद है ना गोपाल? बिल्कुल सेठ जी, ऊपर का हिस्सा आपका। ये कहकर गोपाल खेती के काम में लग गया। वो पत्तियों का ढेर बनाकर उन्हें साइड में रखने लगा और आलू को एक टोकरी में भरने लगा। गोपाल ने फसल को जड़ों से अलग कर दिया, ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग करके रख दिया। ठंडी हवा चली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सेठ जी, यह रहा आपका हिस्सा। ये क्या है? सेठ जी, जैसे आपने बोला था, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। ये सुनकर सेठ महेशलाल और उसके नौकर के चेहरे पर गुस्सा साफ उभर आया, जैसे माथे पर चढ़ गया हो। सेठ जी, सारा सोना तो मिट्टी के नीचे है। ये सुनकर सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सेठ महेशलाल और उसका नौकर खेत छोड़कर जाने लगे और गोपाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
गोपाल बैलगाड़ी लेकर घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में कुछ आलू गरीबों में बांट दिए। गोपाल अपने घर पहुंच गया था। राघव माला जप रहा था। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया। बेटा तू सिर्फ खेती नहीं जीत रहा, तू हमें इज्जत भी लौटा रहा है। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर बोला, ये बस शुरुआत है भाऊजी। उस रात सेठ महेश लाल को नींद नहीं आई। गुस्से में वो आंगन में टहल रहा था। अगली बार ऐसी शर्त लगाऊंगा कि गोपाल का दिमाग भी काम ना आए। अगली सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। हवा में ही बदलाव की आहट महसूस हो रही थी, जैसे पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली हो। इसी इरादे के साथ गोपाल दोबारा सेठ महेश लाल की हवेली पे पहुंच गया। गोपाल क्या फिर से जमीन चाहिए? हाँ सेठ जी, इस साल भी खेती करनी है। अच्छा, इस बार मेरी शर्त ध्यान से सुनना। महेश लाल के बोलते ही पूरे हवेली में सन्नाटा फैल गया। इस बार फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा तुम्हारा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर गोपाल बोला, मुझे शर्त मंजूर है। गोपाल की बात सुनकर सेठ महेश लाल और उसके नौकर के होश उड़ गए। गांव में चर्चा फैल गई कि राघव के बेटे ने खुद पर कुल्हाड़ी मार ली। और तभी एक गांव वाला बोल पड़ा, अब तो राघव के बेटे के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लगता है इस बार सब हाथ से निकल जाएगा। लगता है इस बार सेठ ही जीत जाएगा और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। राघव घर में चुपचाप परेशान बैठा था। उसी वक्त गोपाल घर आता है और राघव के सामने खड़ा हो जाता है। और राघव बोलता है, बेटा अगर हार भी गए तो सर उठा के हारना। बाबूजी इस बार भी फसल ही बोलेगी। अगले दिन गोपाल खेतों में पहुंच गया और उसने आते ही खेतों में हल चलाना शुरू किया और साथ ही ऊंची मेड़ और मजबूत रास्ता बनाना भी शुरू कर दिया, ताकि पानी ठहर सके और फसल सुरक्षित रहे। उस दिन गोपाल ने सुबह से खेत में जाकर गन्ना बोने लगा। शाम तक काम करता रहा और उसके बाद उसने खेत में पानी भी दे दिया। कुछ महीने बीत गए। खेत में गन्ना लहराने लगा। ऊपर पत्ते, बीच में मीठा गन्ना और नीचे जड़ और मिट्टी। फसल तैयार होते ही सेठ महेश लाल अपने नौकर और साथ में 2 पहलवानों के साथ खेत पर आ पहुंचा। अब बोलो गोपाल, मेरी शर्त याद है ना? बिल्कुल सेठ जी। ये कहकर गोपाल फसल काटने चला गया। उसने गन्ना अलग रख दिया, ऊपर और नीचे के हिस्सों का अलग ढेर बना दिया। सेठ जी, शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका और बीच का हिस्सा मेरा। गोपाल ये सब क्या बोल रहे हो? सेठ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपकी शर्त के मुताबिक। सेठ महेश लाल की आंखों के सामने उसका सारा लालच उतर गया। आज से शर्तें खत्म, गिरवी जमीन वापस और मेहनत का पूरा दाम। कुछ महीनों बाद गांव बदल चुका था। किसान मुस्कुराते थे, बच्चे खेलते थे। राघव अपनी खुद की जमीन पर खड़ा था। बेटा, आज पहली बार लग रहा है ये मिट्टी मेरी है। जब मेहनत के साथ समझ जुड़ जाए तो लालच का हर जाल टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।